Hello everyone, a very good afternoon to all of you guys. Welcome to on Adda 24/7 Regulatory Body ऐसे चैनल. This is नीलम गहलोत, your रीजनिंग मेंटर. और इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है. ये सेशन में हम डिस्कस करने वाले क्या है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके सिलेक्शन में आपकी हेल्प करेंगी. आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन कहीं ना कहीं एक ऐसा एग्जाम है जो आपके नॉलेज इन डेप्थ नॉलेज के साथ साथ आप लोगों के पेशेंस लेवल को भी चेक करता है बिकॉज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज गुड इन दिस एग्जाम. तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को. ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो आरबीआई ग्रेड बी को सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इस साल 2024 में. और इसके साथ साथ हम इस एग्जाम में जो फेज वन आपका है इसको कैसे हम क्लियर कर सकते हैं, कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, उसको भी साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. साथ ही साथ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल, वो है आपकी अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जिसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं. और इस फ्री कंटेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स और डेली क्विजेस जो डेली बेसिस पे अपडेट आप लोगों के लिए किए जाते हैं. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, अड्डा की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आप लोगों के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं. आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सबसे पहले कि आरबीआई ग्रेड बी ये जो एग्जाम है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. सिलेक्शन प्रोसेस में आपके 3 फेजेस कवर होते हैं. फेज वन है, फेज टू है और उसके बाद फिर इंटरव्यू. फेज वन आपका क्वालिफाइंग होता है बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो एट द सेम टाइम. अगर बहुत सारी जनता जो है, बहुत सारा क्राउड जो है वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाता है तो ये एक स्क्रीनिंग के तरीके से आपके सामने आता है फेज वन, जहाँ पे आपके पास टाइम लिमिट भी है. सेक्शनल टाइम लिमिट के साथ साथ आपकी कहीं ना कहीं आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग इस एग्जामिनेशन को कहीं ना कहीं डिफिकल्ट बनाते हैं. उसके ऊपर एक और पॉइंट जो ऐड ऑन होता है वो है हमारा लेवल ऑफ डिफिकल्टी. तो जो क्वेश्चंस आपके इस एग्जाम में आते हैं वो बहुत आसान नहीं है, कहीं ना कहीं लेंदी एक सेटअप हमें देखने को मिलता है, लेंदी क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं. और उन लेंदी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपके कंसंट्रेशन, आपकी रीडिंग स्किल्स और आपकी नॉलेज, तीनों चीज़ों को चेक किया जाता है अलोंग विद योर स्पीड एंड एक्यूरेसी. तो ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं आपके आरबीआई ग्रेड बी के फेज वन में सेलेक्ट होने में. अब आगे बढ़ेंगे और सीधे बात करेंगे हमारे फेज वन के बारे में. फेज वन में आप सबको पता है कि 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे आते हैं. रीजनिंग है, क्वांट्स है, इंग्लिश है और उसके साथ साथ है आपका जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस सबसे ज्यादा वेटेज रखता है इस एग्जाम में. आपके करीब 80 क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में आपके आते हैं जनरल अवेयरनेस सेक्शन से. सेकंड मोस्ट वेटेड जो एरिया है वो है आपका रीजनिंग सेक्शन जिसमें 60 क्वेश्चंस आपके आते हैं और उसके बाद इंग्लिश और आपका जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसके 30 क्वेश्चन इन दोनों के आपके आया करते हैं इस आरबीआई ग्रेड बी के फेज वन एग्जामिनेशन में. अब कैसे इनको कवर किया जाए, कैसे इनमें हम अच्छे से अपनी अपनी टेक्निक लगाएं और किस तरह से तैयारी की जाए कि ये हम एक फुल फ्लेजेड यहाँ से सिलेक्शन ले स्टेज वन से, फेज वन से, और स्टेज टू में यानी कि फेज टू में आप अपीयर कर सकें. जो फाइनल मेरिट तैयार होती है वो हमारी होती है फेज टू प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाकर. तो तीसरा जो आपका फेज है वो होता है आपका इंटरव्यू. ऑल्सो आपकी फेज टू में हमें डिस्क्रिप्टिव राइटिंग देखने को मिलती है जो कहीं ना कहीं अगेन आपकी नॉलेज और आपकी जो लिंग्विस्टिक स्किल्स है उनको उसके बेसिस पे आपका वहाँ सिलेक्शन होगा. हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा. तो सबसे पहले बात की जाएगी आपके रीजनिंग सेक्शन की. बिकॉज आई एम योर रीजनिंग मेंटर तो मैं रीजनिंग के सेक्शन से शुरुआत करूंगी. रीजनिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, लेवल ऑफ डिफिकल्टी की और साथ ही साथ कट ऑफ की. हम सबको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे आपके रीजनिंग सेक्शन में 60 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं. इन 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम जो मिलता है, टाइम आपको मिलता है कितने, 45 मिनट्स का. क्या हमारी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है? नेगेटिव मार्किंग भी आपके इस एग्जाम में है. अब अगर मैं पिछले साल 2023 के डेटा की बात करूं तो आउट ऑफ 60 जो कट ऑफ आपकी गई है वो 9 नंबर. थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है ना, 9 नंबर. 60 में से 9 नंबर लाना बच्चों के लिए डिफिकल्ट होता है. ये एक एवरेज नंबर है. ये नहीं बताता है कि इससे आपकी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाएगी. ये नहीं बताता है कि ये आपका फेज वन क्लियर करने के लिए काफी नहीं. 60 नंबर में से 9 नंबर अगर आप लेकर आए तो आपने अपनी वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करी. बड़े पैरामीटर्स यहाँ पे देखने वाले डेफिनेटली कि 45 मिनट्स के टाइम में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना. अब डुएबल क्वेश्चंस कितने होते हैं?
अगर मैं बात करूं तो 60 में अराउंड एक डुएबल सेक्शन जो रहता है वो आपका 20 से 22 नंबर का रहता है, यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन एक अच्छा स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं प्रिपेयर करके जा रहा है वो अटेम्प्ट कर पाते होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेंथी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होती है, डिफिकल्टी लेवल भी आपका एक मॉडरेट लेवल पे रहता है। तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं 45 मिनट्स के टाइम में हमें समय की कमी लगती है, हमें टाइम की कमी लगती है। तो रीजनिंग सेक्शन को प्रिपेयर कैसे किया जाए? देखो, रीजनिंग इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू योर प्रैक्टिस। रीजनिंग में बहुत, अगर मैं बोलूं कि 13 कुछ टॉपिक्स हैं, तो उन 13 टॉपिक्स में सबसे ज्यादा जो है मैं बात करूंगी कुछ बहुत सारे एरियाज है जो प्रैक्टिस बेस्ड आपके होते हैं स्पेशली। तो अब टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ मेजर टॉपिक्स को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में मेरा मतलब है कि जो कहीं ना कहीं आपके पेपर 60 क्वेश्चन में से एक बड़ा वेटेज बनता है, उसमें दो बड़े टॉपिक आपके आ जाते हैं, पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। अब पजल्स और सीटिंग दोनों ही आपके ऐसे टॉपिक है जहां पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये एरिया आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत होती है। दोनों के दोनों एरिया, पजल्स भी और सीटिंग अरेंजमेंट भी, दोनों के दोनों आपके प्रैक्टिस ड्रिवन एरिया है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसमें अच्छा कर जाएंगे। करीब करीब यहाँ पे आपके टोटल में मैं बात करूं तो 60 में से मिनिमम आपका 20 से 25 क्वेश्चन, ये मिनिमम मैंने बात किया है, मिनिमम आपके 20 से 25 क्वेश्चन जो है वो सिटिंग और पजल्स के आपके आया करते हैं। तो यस, वी नीड टू प्रिपेयर दिस सेक्शन वेरी वेरी वेल। अब वो बुक कौन सी है, वो रिसोर्स कौन सी है जहां से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कौन सी वो बुक है जो आपको एग्जैक्ट इस लेवल पे प्रिपेयर कर सकती है, तो उस बुक के बारे में बात करते हैं। एक बुक है आपके इस चैनल पर, आपके स्टोर पर, अड्डा के स्टोर पर अवेलेबल है, सौरभ सिंह सर की बुक है जिसका नाम है चैंपियन रीजनिंग। अब इसमें क्या है, इसमें आपको आरबीआई लेवल के, इसमें आपको आरबीआई लेवल के क्वेश्चंस बिल्कुल मिल जाएंगे, एसबीआई लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी जो एसबीआई पीओ का मेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं हम आरबीआई ग्रेड बी में देखते हैं, बल्कि कुछ क्वेश्चन उससे और बेहतर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जब भी आप रीजनिंग सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक प्रैक्टिस वाला एरिया है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन मुझे पता चल जाए कि किस 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 टॉपिक से क्या क्या तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो जाती है, हमारा एक माइंड वर्क हो जाता है कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना है। तो अगर मुझे बेसिकली मुझे जानना है कि हर टॉपिक का एक टाइप ऑफ क्वेश्चन मुझे पता चल जाए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। बेस्ट कंपाइलेशन में बोलूंगी, एक अच्छा कंपाइलेशन है टाइप ऑफ क्वेश्चंस का अलोंग विद द सॉल्यूशन। इसमें सॉल्यूशंस भी है ताकि आप गलती करें तो आप अपने उस सॉल्यूशन को देख के समझ पाए, सीख पाए। जब आपको वैरायटी मिलती है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलते हैं, तो दिस बुक इज एन एप्ट बुक। मैं बोलूंगी कि हाँ इससे आप अपनी तैयारी रीजनिंग की बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग की बात हमने ओवर करी, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ। अगला सेक्शन में बात करूंगी क्वांट का। क्वांट में जैसा कि मैंने बताया कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपके 30। इन 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो टाइम मिलता है वो टाइम है आपका 25 मिनट्स का। इन 25 मिनट के टाइम में 30 क्वेश्चन करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अगर मैं बात करूं डुएबल क्वेश्चन कितने रहते हैं, तो यहाँ पे बच्चों का एक जो एवरेज अटेम्प्ट देखा गया वो 10 से 12 क्वेश्चन का एवरेज अटेम्प्ट देखा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या रहता है, मैं बोलूंगी मॉडरेट से डिफिकल्ट ये यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलता है। मॉडरेट से डिफिकल्ट पेपर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कट ऑफ की बात की जाए तो कट ऑफ पिछले 2023 की कट ऑफ हमें देखने को मिली 4.5 मार्क्स। 4.5 मार्क्स कट ऑफ थी आपकी, सेक्शनल कट ऑफ थी, यानी कि आपने क्वांट का सेक्शन क्लियर करा नहीं करा उसके लिए आपको 4.5 मार्क्स लाने जरूरी थे। ओके अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक आपका आता है जिसको हम बोलते हैं डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन जो आपका टॉपिक है ये कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वेटेज रखता है। इसके साथ साथ एक और टॉपिक आपका रहता है जिसको हम बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी। अब प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे क्वांट में ये आ जाता है कि ये डायरेक्ट डेटा सफिशिएंसी को मैं बोलूंगी कि हाँ आप प्रैक्टिस करके डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करूंगी कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस करके इसको एक अच्छा एरिया अपना डेवलप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन
क्वेश्चन लेंदी होते हैं, कैलकुलेटिव भी होते हैं और डेटा भी कभी कभी कॉम्प्लेक्स हो जाया करता है। तो एक अच्छी प्रैक्टिस मांगता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन इज बेस्ड ऑन मेनी स्मॉल स्मॉल टॉपिक, जैसे कि परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा, एवरेजेस का इस्तेमाल आपका बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। देन मिक्सचर एलिगेशन को आप यूज करते हैं एज टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन क्विक मैनर। तो कहीं ना कहीं जब डेटा इंटरप्रिटेशन को आप सॉल्व करने की बात करेंगे तो आपका जो अर्थमेटिक वाला पोर्शन है, आपका जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल एरिया है, ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल एरिया है। अगर इसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट आप ना तो लॉन्ग वे में लगा पाएंगे और ना ही शॉर्ट वे में फिर लगाने की बात दूर हो जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें अपने अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, फंडामेंटल्स को क्लियर करना है और डीआई की हमें बहुत रिगरस तैयारी करनी है। अगर मैं अपनी अर्थमेटिक कवर कर लेती हूँ तो मैं डीआई भी कर पाऊंगी, मैं ट्रिक्स भी लगा पाऊंगी और उसके साथ साथ डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी आपको पता है कि ये रीजनिंग में भी आता है और डेटा सफिशिएंसी हमारे क्वांट में भी आता है। डेटा सफिशिएंसी कहीं ना कहीं आपकी इन डेप्थ नॉलेज को चेक करता है किसी भी सब्जेक्ट की। जैसे कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे परसेंटेजेस पे बेस्ड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एवरेज पे बेस्ड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रेशियो प्रोपोर्शन पे बेस्ड। तो डेटा सफिशिएंसी को कवर करने के लिए आपका अर्थमेटिक, तो तीन बड़े मेजर टॉपिक आपके सामने हैं। अर्थमेटिक आपको कॉन्सेप्चुअली फंडामेंटली इसमें स्ट्रांग होने की डेफिनेटली जरूरत है, बिना इसके काम शायद बिल्कुल नहीं चल पाएगा। देन डेटा इंटरप्रिटेशन को आपको थॉरली प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा होने चाहिए। आपको क्वेश्चन को देख के ये समझ लगनी चाहिए कि क्या ये क्वेश्चन मेरे लिए अटेम्प्ट करने जैसा है एग्जाम के अंदर या नहीं। क्योंकि जब हम घर में बैठ के तैयारी करते हैं तो हमारे पास समय होता है, पर्याप्त आपके पास टाइम होता है कि आप उसमें हिट एंड ट्रायल कर सके, लेकिन एग्जामिनेशन में वो हिट एंड ट्रायल नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम से पहले आप गलतियां कर लीजिए, मॉक्स दे दीजिए, जितनी चाहे उतनी गलतियां कीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए और वापस से वो गलती हम रिपीट ना करें। क्वांट में 10 से 12 का पेपर अटेम्प्ट करना और फिर 4.5 की कट ऑफ क्लियर करना पॉसिबल है। कि इस साल वाला एग्जाम आपका थोड़ा हाई कट ऑफ पे चला जाए, वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, जैसे कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है ना, ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हैं आपके एग्जाम की कट ऑफ को, आपके सेक्शनल कट ऑफ को भी। तो यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ वाइंड अप करेंगे कि अर्थमेटिक की एक थॉरो प्रैक्टिस, एक थोरो आपको समझ होनी चाहिए, फंडामेंटली आप स्ट्रांग होने चाहिए इसमें अर्थमेटिक में। डेटा इंटरप्रिटेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इन कॉन्सेप्ट्स को लगाइए, शॉर्ट ट्रिक्स को समझिए, कैलकुलेशन की ट्रिक्स को समझिए और उसके साथ साथ डेटा सफिशिएंसी टॉपिक को अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपका ये एरिया क्लियर है तो यहाँ पे भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। इसके आगे बढ़ते हैं। अब डेटा इस क्वांट की बुक के बारे में बात करें, देखो कहीं ना कहीं पेपर का लेवल डिफिकल्ट तो है, इससे हम इस बात को हम डिनाई नहीं कर पाएंगे। अब जब पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है तो आपकी दो चीजें देखने को मिलती है कि आप अपनी बेसिक प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो बेसिक को कवर करने के लिए आप या तो आप गाइडेड प्रोग्राम्स में आ सकते हैं, क्योंकि क्वांट कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए। बेसिक के लिए आप RS अग्रवाल बुक को फॉलो कर सकते हो। ये बुक का नाम मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है और जब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है तो आपके बहुत सारे डाउट उन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन के साथ क्लियर होते रहते हैं। दूसरी बड़ी बात, क्योंकि पेपर आपको वो बेसिक लेवल पे नहीं आएगा, पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल पे आएगा। तो यहाँ से आपने क्या किया, यहाँ से आपने अपने बेसिक्स कवर कर लिए और बेसिक्स कवर करने के बाद फिर आप इस बुक को लगा सकते हैं जो कि अरुण शर्मा की बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। ये बुक कहीं ना कहीं आपको प्रिपेयर करेगी आपके RBI ग्रेड बी लेवल पर। बट हाँ, दिस बुक इज अ लिटिल डिफिकल्ट। अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइमर है और पहली बार तैयारी कर रहा है तो इस बुक से आप डायरेक्टली स्टार्ट ना करें, यू गो विद द RS अग्रवाल और उसके बाद आप इस बुक पर आ सकते हैं। यही एक सही तरीका होगा इस क्वांट को प्रिपेयर करने का। एल्स या फिर अगर लगता है कि हम बिल्कुल जीरो से शुरुआत करें तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी गाइडेड प्रोग्राम में आप आ सकते हैं, जहां पे आपको फंडामेंटल सारे ट्रिक के साथ जो है वो आपको एक उस बैच में, उस कोर्स में सिखाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आती है आपकी इंग्लिश की बात। मैं हमेशा से बिलीव करती हूँ कि इंग्लिश एक आपकी लर्निंग प्रोसेस है। आप एक दिन में बैठ के इंग्लिश नहीं सीख सकते। आप एक दिन में बैठ के रीजनिंग की पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट जरूर सीख सकते हैं, लेकिन एक दिन में बैठकर आपकी इंग्लिश के वोकेबलरी पे कमांड नहीं आ सकती। एक दिन में आप ग्रामर को कवर नहीं कर सकते और ना ही रीडिंग स्किल्स को। तो इट्स अ प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में तीन बड़े पिलर्स है। रीडिंग इंग्लिश की हम बात करते हैं तो तीन बड़े पिलर्स हैं आपके इंग्लिश, जहां पे आपकी एक कॉन्क्रीट इंग्लिश निकल कर
आती है फंडामेंटली, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग अपने आप को बोल सकते हो। एक इसमें मेजर रोल प्ले करती है आपकी क्या, रीडिंग स्किल्स। दूसरा मेजर रोल प्ले करता है आपका ग्रामर, क्योंकि बहुत सारे आपके क्वेश्चंस होते हैं जो ग्रामर बेस्ड होते हैं, जैसे कि एरर फाइंड करना है, जैसे कि फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। क्लोज टेस्ट कहीं ना कहीं आपका रीडिंग स्किल्स और ग्रामर दोनों पे बेस्ड है। पैरा जंबल्स कहीं ना कहीं आपके ग्रामर और आपकी रीडिंग स्किल्स दोनों पे बेस्ड है। तो ये बहुत सारे एरियाज हैं इंग्लिश के जो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन देखते हैं आपकी समझ का, किसकी, दोनों एरिया, ग्रामर और रीडिंग स्किल्स का। और तीसरा बड़ा एरिया जो यहाँ पे पिलर है वो है आपका क्या, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है आपके आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन में। रीजन ये है कि आपको एक अच्छी वोकैबुलरी का यूज होता दिखाई दे जाएगा रीजनिंग के, डेटा सफिशिएंसी, सॉरी रीजनिंग के, कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग वाला एरिया, वहां पे आपको वोकैब एक अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको दिखाई दे जाएंगे। सिमिलरली अगर मेरी वोकैब स्ट्रांग नहीं है, तो जो हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करते हैं फेज 2 में इंग्लिश के अंदर, वहां पे भी आपके पास अगर अच्छे, वहां पे आपके पास ऐसे लिखने को आता है, प्रेसी लिखने को आता है, इफ यू आर यूजिंग गुड वर्ड्स, अगर आप एक अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वेटेज मिलता है आपकी राइटिंग में, है ना। तो अब ये तीनों चीजें, मुझे लगता है कि तीनों चीजें कवर करी जा सकती हैं। ग्रामर के लिए आप अच्छी ग्रामर की बुक देख सकते हैं या एक गाइडेड प्रोग्राम में भी आ सकते हैं, बट वोकैबुलरी, ग्रामर और रीडिंग स्किल्स तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको कवर करना है, तो इसकी एक बहुत फुल फ्लेजेड सोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल। और आर्टिकल रीड करना, अगर कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो आर्टिकल डेली बेसिस पे रीड करता है, आई एम वेरी श्योर, आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि अगर आप वो वाले स्टूडेंट है जो डेली आर्टिकल रीड करते हैं, अगर आप डेली आर्टिकल रीड करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है। ये बात से आप डिसअग्री नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब आप एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल से रिलेटेड आपको एक तो नॉलेज मिलती है, डेटा मिलता है, फैक्ट्स मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे। वन थिंग। सेकंड फैक्टर जो आपका इंप्रूव होता है वो होती है कि जब आप एक सेंटेंस को रीड करें तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आएंगे शायद जिनके मतलब ना पता हो, और अगर आप उस लाइन को पढ़कर समझना चाहते हैं तो आप उसमें अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि जो वर्ड समझ में नहीं आया उसको आप डिक्शनरी में देखेंगे, डिक्शनरी में उसकी मीनिंग देखेंगे, आपको ये भी पता चलेगा कि इस शब्द को और कितने तरीके से यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही शब्द आपका बहुत सारे तरीकों से इस्तेमाल होता है। एंड देन आता है आपका कि जब आप एक सेंटेंस को रीड करते हैं आर्टिकल पढ़ते वक्त, तो आपको ग्रामर के एरर्स की भी पहचान धीरे धीरे होने लगती है। तो प्लीज मेक श्योर करें कि आप कभी भी अगर बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आर्टिकल रीडिंग एक ऐसी चीज है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। यू नीड टू रीड द आर्टिकल। इससे आपकी करंट अफेयर्स प्रिपेयर होती है, इससे आपको डेटा मिलता है, इससे आपको फैक्ट्स मिलते हैं, और इससे आपको लिखने की कला भी आती है। इससे आपको एक आर्टिकुलेट वे में ऐसे लिखना, राइटिंग लिखना, ये भी आपको समझ में आता है। तो कहीं ना कहीं इन सारे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, इन सब का एक सॉल्यूशन है आर्टिकल रीडिंग। आप कौन से न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ रहे हैं, आई थिंक ये उतना मैटर नहीं करेगा, बट फिर भी अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूंगी कि द हिंदू के आर्टिकल काफी अच्छे होते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, द हिंदू के भी पढ़ सकते हैं। ये कोई भी एरिया, कोई भी न्यूज़पेपर आपको बेस्ट जो है आर्टिकल प्रोवाइड करता है, बट इट शुड बी इन द हैबिट। ये आपकी हैबिट में। आप एक 4 लाइन के आर्टिकल से शुरुआत कीजिए और उसको धीरे धीरे आप 10 लाइन पे लेके जाइए, और डेली एक आर्टिकल पढ़ने का अपना जरूर समय निकाले। ये आपको हर एग्जाम में ये चीज आपको बहुत बहुत मदद करेगी। ये मैं आपको एक बहुत क्लियर एक्सपीरियंस से भी मैं आपको ये बात कह सकती हूँ। और आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा, अच्छा इंग्लिश के लिए मुझे एक बुक आपके लिए बहुत अच्छी लगी है जो कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको हेल्प करेगी, और ये आपके पेपर 2 में आपको हेल्प करेगी। कई बार क्या होता है ना, हम इन सब चीजों को छोड़ देते हैं, लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको नंबर गेन करने में, अगर आप इंग्लिश में पहले से साउंड हो और इस पे अगर आप अपने और तैयारी कर लो, अच्छी पकड़ बना लो, तो यहाँ पे आप नंबर ज्यादा गेन कर जाओगे। जब नंबर किसी एक भी एरिया में ज्यादा होते हैं तो कोई और एरिया आपका अगर उतना स्ट्रांग नहीं, तो आप कॉम्पनसेट कर पाओगे ओवरऑल कट ऑफ में। मूविंग अहेड फ्रॉम हियर, इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो बात होगी आपकी जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस आपका अगेन सबसे बड़ा वेटेज कैरी करता है 80 क्वेश्चंस के साथ, जिसमें आपको 25 मिनट्स का टाइम मिलता है। नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली आपकी यहाँ पर भी है। कट ऑफ की मैं बात करूं तो 12 क्वेश्चन आपके सही अगर आपने किए, मतलब 12 मार्क्स अगर आप सही से निकाल पा रहे हैं तो आपका यहाँ पे कट ऑफ क्लियर हो रहा है। ठीक है, 12 मार्क्स अगर आप निकाल पा रहे तो आपकी कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो रही है। अगेन डुएबल जो एरिया रहता है यहाँ पे आपका करीब करीब जो एक एवरेज एरिया है वो रहेगा आपका कितना, वो आपका रहेगा 25 से 30, या मैं बोलूं कि 25 से अगर अच्छी हमने पकड़ बना ली है जनरल अवेयरनेस में तो 25 से 45 की हमारी एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग रहती है नंबर ऑफ क्वेश्चंस की।
अब इसके आगे बढ़ा जाए तो इसमें हम प्रिपेयर कैसे करें। देखिए आरबीआई का जो पेपर है ना कहीं एक थोड़ा सा डिफरेंट पेपर हो जाता है हमारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में। आरबीआई के पेपर में आप जनरल अवेयरनेस जब फेज 1 की प्रिपेयर करें तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। आरबीआई की वेबसाइट पे जो रिपोर्ट्स निकलती हैं, आरबीआई की जो स्कीम्स है, आरबीआई के जो नोटिफिकेशंस है, आरबीआई के जो पॉलिसीज है, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेनी है, बहुत अच्छे से इन पे अपनी पकड़ बना लेनी है। उसके साथ साथ फैक्ट्स बेस्ड डेटा को दिमाग में रखिए, बहुत सारे फैक्ट बेस्ड डेटा पे क्वेश्चंस आपके आते हैं। लास्ट 6 मंथ के ही करंट अफेयर्स आपको करने हैं और लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से करना है। कीप योर रिसोर्सेज लेस, अपने रिसोर्सेज को कम रखिए लेकिन अपने रिवीजन को आप मल्टीपल टाइम्स कीजिए। रिसोर्सेज कम रखने से और मल्टीपल रिवीजन करने से आप चीजों को अपने दिमाग में रख पाते हैं फॉर अ लॉन्गर टाइम, जिससे कि अगर मेरे पास कभी मैं किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज होती भी हूं तो मैं क्या कर पाऊंगी, मैं ऑप्शंस देख के उनको एलिमिनेट कर पाऊंगी अगर मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन किया है। इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप लेस रिसोर्सेज एंड रिवाइज मोर। रिवीजन ज्यादा कीजिए, रिसोर्सेज कम रखिए, इन पॉइंट्स को दिमाग में रखिए। आरबीआई की वेबसाइट आपका एक बड़ा फोकस रहना चाहिए। देन मूविंग फर्दर कहां से प्रिपेयर करें, देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे। द हिंदू को हमेशा फॉलो कीजिए, इस न्यूज़पेपर को, पीआईबी को हमेशा फॉलो कीजिए क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है डायरेक्टली आपके पीआईबी पे आपको देखने को मिल जाती हैं, एक ऑथेंटिक सोर्स जिसे हम बोलते हैं। देन लाइव मिंट के आर्टिकल्स को आप रीड आउट कर सकते हैं हमेशा अपनी एक अच्छी बेहतर पकड़ बनाने के लिए। और साथ ही साथ आपका एक वन सोर्स जो बहुत ही कहीं ना कहीं क्रूशियल है इस आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी में, वो है आपकी आरबीआई की वेबसाइट। तो इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए आई विश यू वेरी वेरी गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। इन सब पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा, अपनी स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कीजिएगा। आरबीआई का नोटिफिकेशन भी हमें जल्दी देखने को मिलेगा और शायद तब हमारे पास उतना समय ना हो कि हम अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर सके। नाउ मूविंग एड, इस समय आप लोगों के इस अड्डा के प्लेटफॉर्म पे फ्लैट 22% डिस्काउंट चल रहा है इन बुक्स को लेकर, तो आप इस फ्लैट 22% डिस्काउंट का भी फायदा उठा सकते हैं अगर अभी आप इनमें से किसी भी बुक को लेना चाहते हैं। दिस इज द रेफरल कोड जो आप यूज कर सकते हैं Y651S। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप अपनी बुक्स को ले सकते हैं इस अड्डा के स्टोर से। इसके साथ साथ मैं और भी अगर आपको बताऊं तो दूसरी चीज जो है वो ये कि इस समय आपके बैंक महापैक, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं, एस्पिरेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो शायद फर्स्ट टाइम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और फर्स्ट टाइम तैयारी करने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम में हम अपनी तैयारी को कैसे बेस्ट करें। अगर मैं फ्री सोर्सेज पे जाऊं तो मुझे बहुत ज्यादा अपने आप को रिसर्च वर्क में लगाना पड़ेगा कि कहाँ कौन से प्लेटफॉर्म पे मुझे बिल्कुल फ्री और रेलेवेंट डेटा मिल रहा है, क्योंकि टाइम कम हो जाता है। यहीं पे आपके पास टाइम 1 साल का होता तो हम बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आप इस पे आप रिसर्च करिए, आप देखिए कि कहाँ पे बेस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे बेस्ट पढ़ाने के साथ साथ आपको समझ में भी आ रहा है। बट अगर आपको लगता है कि मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मुझे आरबीआई ग्रेड भी इस बार निकालना है, तो फिर आप हमारे गाइडेड कोर्सेज में भी आ सकते हैं जहाँ पे केवल आपको आकर क्लासेस करनी है, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। उसमें एनरोल करने के लिए आप बैंक महापैक प्लस में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आपकी तैयारी सभी ग्रेड ए एग्जाम की चल रही है तो वो भी आपको इसके अंदर वो क्रैश कोर्स भी आप लोगों को मिल जाएगा। और ये आपका सेबी ग्रेड ए का जो एग्जामिनेशन का ये जो कोर्स है आपका 1 जुलाई से हम शुरू कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपको फ्लैट 80% डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं Y651। अगर मैं रेफरल कोड Y651 यूज करती हूँ तो मुझे 80% डिस्काउंट के साथ साथ अगर आप अड्डा की ऐप से जाके परचेज करेंगे, अगर आप अड्डा की ऐप से जाके अपने इस कोर्स में आएंगे महापैक में, तो आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा वहां पे कॉइन्स अगर आप यूज कर लेते तो टोटल फ्लैट आपको 80 नहीं बल्कि 81% के फ्लैट डिस्काउंट के साथ आप इस अपने महापैक में एनरोल कर सकते हैं। और महापैक में एनरोल करने पर आपको आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, इस तरह के सभी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स की लाइव क्लासेस, फाउंडेशन बैचेस और उसके साथ साथ टेस्ट सीरीज से जुड़ने का मौका मिलता है और आपकी प्रिपरेशन के लिए ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है। अगेन अगर हमें इस प्लेटफॉर्म पे जाना है और अपने इस आरबीआई ग्रेड बी बैच को हम लेना चाहते हैं या हम जुड़ना चाहते हैं इस महापैक के साथ, तो आपको अड्डा की एप्लीकेशन पे जाना है। अड्डा 24/7 की ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद
आपके पास यहाँ ऑल कोर्सेज वाला ऑप्शन आएगा। इस ऑल कोर्सेज के ऑप्शन में हम यहाँ पे क्लिक करके जा सकते हैं रेगुलेटरी बॉडी एसओ चैनल पर, और इसमें हम जा सकते हैं यहाँ बैंक महापैक पर। ये बैंक महापैक प्लस जो है, इसमें आपके सभी एग्जाम्स कवर होते हैं, सभी टेस्ट सीरीज कवर होती है, सारी डिटेल हाईलाइट्स हमने यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको क्या और किस तरह से प्रोवाइड कराया जाता है। एवरीथिंग इज लिस्टेड हियर। आप अपने सभी डाउट्स यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे जाके आप बाय नाउ कर सकते हैं और अपनी वैलिडिटी भी चूज कर सकते हैं। आप अपनी वैलिडिटी चूज कर सकते हैं 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स। अगर आप 6 मंथ्स के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके इस तरह से क्लिक करें, अपना डिस्काउंट कोड आप एंटर करें Y651 और यहाँ पे कर दीजिए अप्लाई। तो दिस इज लाइक 5151 आपकी फीस में आपको इस सभी बुक्स और ये सारी बुक्स भी इसमें आपकी कवर हो जाएंगी, सब कुछ इसमें आपका कवर हो जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, प्रिपेयर वेल एंड नोटिफिकेशन का बिल्कुल वेट मत करिए, क्योंकि जब भी हमने नोटिफिकेशन का वेट किया है हम अपना समय जरूर उसमें गवा देते हैं, हमारी प्रिपरेशन से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। प्लीज डोंट डू दैट टू योर सेल्फ, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप एंड ऑल्सो शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।